नमस्कार साथियों, मैं विनय अपने इस चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम मैथमेटिक्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है मैट्रिक्स अर्थात आव्यूह, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और आव्यूह से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उनको हम सॉल्व करने का कुछ प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज हम बताएंगे कि आव्यूह जो मैट्रिक्स होता है इसको हम हिंदी में आव्यूह कहते हैं। ठीक है, जो कि आपके इंटरमीडिएट लेवल का एग्ज़ाम हो गए उनमें भी, और साथ ही साथ जो आपके ईएमआरएस का हो गया, टीजीटी हो गया, इन सभी में ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है ये अपनी भूमिका निभाता है। तो हम मैट्रिक्स के कंसेप्ट के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। तो मैट्रिक्स जिसे हम हिंदी में आव्यूह कहते हैं, आज देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इनमें हमें क्या क्या टॉपिक हमें कंसेप्ट क्लियर करने होते हैं। तो सबसे पहले इनमें जो हम टॉपिक क्लियर करेंगे वो होगा आपका, एक तो होगा व्हाट इज़ मैट्रिक्स अर्थात जो आव्यूह है वो क्या है। दूसरा हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है कि आव्यूह की कोटि क्या है, आव्यूह जो किस कोटि की आव्यूह या किस ऑर्डर की कोटि है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बारे में बात करेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स की, मैट्रिक्सेस की जो आपकी जो आव्यूह होती हैं वो सेपरेटली कितने टाइप्स की जो आव्यूह होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, और हम डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन देखेंगे। एडिशन किस प्रकार से करते हैं मैट्रिक्स का, सब्सट्रैक्शन किस प्रकार से करते हैं, प्रोडक्ट किस प्रकार से होता है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम इतने सारे टॉपिक्स के ऊपर हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। इन सभी टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स अर्थात मैट्रिक्स क्या है, वही हम कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। कि इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में कहें तो एक डेफिनेशन से समझ सकते हैं कि इसकी जो डेफिनेशन क्या है, कि आपकी जो मैट्रिक्स होती है क्या होती है। तो अब डेफिनेशन इस प्रकार की, एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ सम नंबर्स ऑफ फंक्शन। ठीक है ना। तो किसी संख्या या जो फलन है, किसी संख्या या फलन का क्रमबद्ध आयताकार सारणी। ठीक है, किसी भी कोई भी नंबर्स हैं आपके पास, कोई भी फंक्शन हो सकता है, उन फंक्शन या फिर नंबर्स को एक आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित तरीके से अरेंज करना, ये क्या कहलाता है आपका, एक आपका आव्यूह कहलाता है, ये मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है ना। जैसे और आपने जनरल लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे कि मान लीजिए कैलेंडर है, तो कैलेंडर का जो फॉर्मेट है ये भी क्या किस प्रकार से लिखा हुआ है, एक आयताकार फॉर्मेट में लिखा हुआ है। यहाँ पे ऊपर दिनों के नाम है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सब आपकी तारीखें लिखी हुई हैं इस प्रकार से। तो ये एक आपका आयताकार फॉर्मेट में इसको बनाया गया है। ठीक है ना। तो ये आयताकार फॉर्मेट में आपका एक डिज़ाइन है। तो इसी प्रकार से इन सभी नंबर्स को जो आयताकार फॉर्मेट में लिखने का जो तरीका होता है ये क्या कहलाता है, आपका आव्यूह कहलाता है। ठीक है ना। चलिए आगे हम देखें तो आप जो इसमें जो फंक्शन से नंबर्स होते हैं इनको क्या कहते हैं, तो इन जो जो कहते हैं नंबर और फंक्शन आर कॉल्ड द एलिमेंट और एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स। अब इसमें जो नंबर और जो फंक्शन जो फलन है, उन नंबर और फलन को हम क्या कहते हैं, उस मैट्रिक्स या आव्यूह की क्या बोलते हैं, उसको हम उस मैट्रिक्स या आव्यूह का बोलते हैं एलिमेंट बोलते हैं, या फिर उसकी हम एंट्री या प्रविष्टियां बोलते हैं। ठीक है, आप बोल सकते हैं कि इसको हम एलिमेंट कहते हैं या फिर इसकी एंट्रीज कहते हैं। ठीक है ना। जैसे कि मैंने कोई आव्यूह और बनाई हुई है, तो उस आव्यूह के जो भी मैंने एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे हैं, मतलब पहली बात तो ये हम इसको इस प्रकार से ब्रैकेट के अंदर इसको रखते हैं, इस प्रकार से इसका नोटेशन होता है ये, इसमें कुछ नंबर्स लिख दिए जाते हैं, इस प्रकार से आपकी आपकी बन जाती है। ठीक है। तो इसमें जो मैंने नंबर्स या जो भी मैंने फलन डाला है, जो फंक्शन डाला है, ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, ये आपके जो एलिमेंट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, इसको हम एलिमेंट्स कहते हैं, जैसे कि इसी मैट्रिक्स की एंट्री कहते हैं इसको हम। ठीक है। तो किसी भी संख्याओं को एक आयताकार फॉर्मेट में लिखकर इस प्रकार से लिखना, ये क्या कहलाएगा, आपका आव्यूह कहलाएगा। तो ये आपका क्लियर हो गया कि कोई भी नंबर्स आपको आंकड़े आपको इधर उधर दे रखे हैं, ठीक है, उनको एक आयताकार फॉर्मेट में एक क्रमबद्ध तरीके से सजाना ही क्या कहलाता है, आपका आव्यूह कहलाता है। ठीक है ना। इसके जनरल लाइफ में आपके बहुत सारे आपने एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे कि आपने वो सांप चिड़ी का खेल खेला होगा। ठीक है, उसमें आप जो सांप चिड़ी का जो होता है, उसमें भी आपके जो गोटियां रखी जाती हैं उसमें वो भी आपके एक आयताकार फॉर्मेट में होता है, तो वो भी एक प्रकार की आव्यूह का एक प्रकार से कह सकते हैं, आव्यूह के फॉर्मेट में बन सकता है वो भी। जैसे कि कैलेंडर्स मैंने आपको बताया, कैलेंडर जो आपको दिख रहा है ये भी क्या है, एक आयताकार फॉर्मेट में, अर्थात ये भी एक आव्यूह का रूप हो सकता है। ठीक है।
अब बात करते हैं, सब आगे हम देखेंगे कि जो एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये है कि जो भी आपकी आव्यूह है, उन आव्यूह की जो भी हमने क्या किए हैं, जो नंबर्स और जो फंक्शन इस आव्यूह के अंदर जो डाले गए हैं, जो नंबर और मैट्रिक्स जो इस आव्यूह के अंदर डाले गए हैं, उनको ही हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं इसको हम। जैसे कि आप देखोगे ऐसे 1 2 3 2 5 4, ये मैंने एक मैट्रिक्स का फॉर्मेट लिखा हुआ है। इसमें मैंने कुछ नंबर्स या फंक्शन मैंने इसके अंदर डाले हुए हैं, पुट किए हैं। तो आप देख सकते हो इसमें जो नंबर्स और जो मैंने फंक्शन डाले हुए हैं, इन्हीं को हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्स कहेंगे। किसका? मैट्रिक्स का। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स के नाम से इसको जाना जाएगा। ठीक है, तो ये आपके एलिमेंट्स ऑफ फंक्शन है बेसिकली। ये क्या होता है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, आव्यूह के अंदर, आव्यूह के अंदर डाली गई संख्या या फलन, संख्या या फलन आव्यूह के तत्व कहलाते हैं। आव्यूह के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, आपके आव्यूह के तत्व कहलाएंगे। ठीक है ना, बेसिकली ये आपके सारे क्या है, एलिमेंट्स हैं आपके। ठीक है, इन सभी को हम बोलते हैं एलिमेंट्स, बोलते हैं इनका क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलते हैं। ये आपके एलिमेंट्स हो गए। बेसिकली इसको हम व्यापक रूप से हम इसको लिखते हैं, व्यापक रूप से इसको लिखें, व्यापक रूप में। ठीक है, तो इसको हम व्यापक रूप में इस प्रकार से लिखते हैं, ए स्मॉल ए से और आई जे से लिखते हैं, स्मॉल आई जे। एक और बात बता दूं आपको कि जो आव्यूह के जो भी एलिमेंट्स होते हैं, उनको हमेशा कैपिटल लेटर के द्वारा उसको डिनोट किया जाता है। इसका नोटेशन जो होता है, इसको हमेशा कैपिटल लेटर के द्वारा दर्शाते हैं। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ऑलवेज represented represent इन स्मॉल लेटर, स्मॉल स्मॉल लेटर के द्वारा इनको हमेशा दर्शाया जाता है। हमेशा इनको जब भी एलिमेंट्स को जब इनको नोटेशन दिया जाएगा एलिमेंट्स को, तो हमेशा स्मॉल लेटर के द्वारा इनका नोटेशन को किया जाता है। अब बात करें यहाँ पे जो आई और जे क्या होते हैं, तो हम बात करें आई जो होता है यहाँ पे आपकी रॉ, जे आपके आई और जे, जो आपकी पंक्ति और रो को बताती हैं कि मतलब सामान्यतः आपको बताएगी कौन सी पंक्ति है, पंक्ति की संख्या को बताएगी आपकी, मतलब रो की संख्या को बताएगी। रो अर्थात पंक्ति, रो कहें या इसी को हम कहते हैं पंक्ति कहते हैं। तो रो या पंक्ति की संख्या को बताती है आपकी आई। ठीक है, और जे की बात करें तो जे आपका जो कॉलम या स्तंभ, कॉलम या स्तंभ की संख्या को बताती है जे। ठीक है ना, तो ये आई और जो जे है, आई क्या बताती है, रो या पंक्ति की संख्या को इंडिकेट करेगी, और आपका जो जे होता है ये आपकी कॉलम की संख्या को इंडिकेट करेगी। ठीक है, ठीक है ना साथियों। अब हम आगे देखते हैं। तो जी हमारा हमेशा जो को याद रखना, जो भी एलिमेंट को जब भी लिखा जाता है, तो हमेशा सबसे पहला लेटर जो होता है आपकी रो को इंडिकेट करता है, और जो बाद वाला होता है जे, इसको वो कॉलम को इंडिकेट करता है। ठीक है, ये आपको बात याद रखनी है। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। देखो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये होता है, इसका मतलब है आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि की किस कोटि की आव्यूह है वो। ठीक है, किस कोटि की आव्यूह है, उसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं।
अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इस प्रकार से दर्शाते, तो हमेशा याद रखना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हमेशा रो और कॉलम के मल्टीप्लिकेशन से को दर्शाया जाता है। जैसे कि मान के चलो ये कोई आपकी एक मैट्रिक्स आपको बना रहा हूं मैं, 2 3 4 6 2 5, और ये मान लो 2 3 और 2, ये आपकी एक मैट्रिक्स है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इसमें कॉलम कौन सा होता है, रो कौन सा होता है। ठीक है, रो क्या होते हैं कॉलम क्या होते हैं, पहले वो समझ लेते हैं। तो आपके जो भी देखो, जो कॉलम का मतलब है सीधे सीधे लाइन, तो ये आपकी जो वाली जो लाइन है, तो ये आपको जो वाली लाइन जो दिख रही है रेड कलर से मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, ये आपकी जो लाइन है वो आपकी कॉलम को इंडिकेट कर रही है, इसे हम कॉलम बोलते हैं। जो भी मैंने यहाँ पे इस प्रकार से रेड रेड से इंडिकेट की है वो क्या है, आपकी कॉलम है। ये सारे के सारे किसको इंडिकेट कर रहे हैं, कॉलम को इंडिकेट कर रहे हैं। जो आपके रेड कलर में है वो आपकी कॉलम है, कॉलम है। ठीक है, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं स्तंभ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्तंभ। तो आपके जो रेड कलर से इंडिकेट मैंने जो किया वो आपके क्या है, आपके कॉलम है, मतलब जो आपके स्तंभ है। ठीक है, दूसरी बात आपको जो मैप, जो आपका जो लेटी हुई रेखा जो होती है, इस प्रकार से अगर नंबर्स को काउंट करें तो ये वाला जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रो बोलते हैं। ये 2 6 2 3 2 3 4 5 2, ये आपके क्या है, ये आपके रो में है, ये आपकी रो के नंबर्स हैं। ठीक है, तो जैसे अगर आपका रो हो जाएंगे, इसका हम देखो ये क्या कहलाएगा, आपका R1 कहलाएगा, ये आपका R2 कहलाएगा, ये आपका R3 कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये पहले रो का एलिमेंट, ये पहले रो के एलिमेंट्स हैं, ये आपके R2 के, जो आपके दूसरे रो के एलिमेंट है, ये आपके थर्ड रो के एलिमेंट है। इसी प्रकार से ये आपके C1 मतलब पहले कॉलम के एलिमेंट है, ये आपके C2 के, ये आपके C3 के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये एलिमेंट्स यहाँ पे इनके हैं, इनको बोलेंगे C1 के एलिमेंट, C2 के एलिमेंट, ये आपके C3 के एलिमेंट। इनको बोलेंगे R1 के एलिमेंट है, ये R2 मतलब सेकेंड रो के एलिमेंट है, ये आपके थर्ड रो मतलब R3 के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है वो रो इनटू कॉलम के मल्टीप्लिकेशन से इसको इंडिकेट किया जाता है, कि रो इनटू कॉलम, मतलब रो में कितनी रो हैं और कितनी कॉलम है, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। सिंपली भाषा में कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि रोज यहाँ पे कितने हैं, 3 रो है तो 3, और कॉलम कितने, कॉलम भी आपके 3 है, तो ये हो जाएगा 3/3 की क्या है, एक मैट्रिक्स है, 3/3 की मैट्रिक्स है। हालांकि इसमें इस प्रकार से ही बना सकते हैं, ये आपकी कोई मैट्रिक्स हो सकती है, 2 2 3 2 1 1 2। तो आपको दिख रहा है इसमें कितने कॉलम, कितने रो हैं, इसमें आपको दिख रहा है एक R1, ये आपका R2, कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है, C1 C2 और C3। तो दिख रहा है आपको यहाँ पे रो, रो तो कितने रो इसमें 2 हैं। तो इसकी ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा, मतलब जो कोटि हो जाएगी, इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, तो कोटि हो जाएगी, तो पहले सबसे पहले हम लिखते हैं रो को, तो रो कितने इसमें 2, तो 2 इंटू क्या लिखा जाएगा, 2 इंटू 3 का ये हो जाएगी, इस आव्यूह की कोटि हो जाएगी। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स कह सकते हैं, इस आव्यूह की जो कोटि होगी वो होगी 2 इंटू 3 होगी। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम मान के चलें, इसमें अगर कोई m रो है और n कॉलम है, ठीक है, मैंने आपको बताया कि रो इंटू कॉलम की मल्टीप्लिकेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर मान लो कि किसी भी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स में, एलिमेंट की बात, एलिमेंट जो वहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, तो इस प्रकार के हम जो बात करें, तो इस प्रकार में मान के चलो m क्या है आपका, m रो है और n क्या है, कॉलम है। तो उस स्थिति में इसकी ऑर्डर क्या बन जाएगी, तो इसका आपका ऑर्डर क्या कहलाएगा, ये ऑर्डर बन जाएगा आपका, मतलब ऑर्डर मतलब कोटि। तो इसकी कोटि क्या कहलाएगी, तो कोटि कहलाएगी आपकी m/n कहलाएगी, क्या कहलाएगी, m/n। इस स्थिति में जो हमारी जो मैट्रिक्स की जो कोटि कहलाएगी, क्या कहलाएगी, m/n कहलाएगी। ठीक है ना। अब हम देखेंगे, तो ये आपकी m/n जो है आपकी मैट्रिक्स जो उसका ऑर्डर कहलाएगी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा यहाँ से। ठीक है, कुछ बता रहा था मैं, हाँ आगे देखिए। अब ऑर्डर ऑफ, अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया कि m रो है, इसमें अगर
और n कॉलम है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इस पूरी मैट्रिक्स को कहेंगे m इंटू एन की ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये आपकी। ठीक है, इसको सिंपली हम बोलते हैं m इंटू एन मैट्रिक्स बोलते हैं। सिंपली भाषा में से m इंटू एन मैट्रिक्स बोल सकते हैं, या फिर इसको हम इस प्रकार से रीड करते हैं। क्या रीड कैसे करते हैं, रीड करते हैं m बाई एन मैट्रिक्स। क्या कहेंगे इसको, m बाई एन मैट्रिक्स। सबसे पहले बोलेंगे रॉ वाले कॉन्सेप्ट को, उसके बाद बोलते हैं कॉलम वाले कॉन्सेप्ट को। तो अभी बताया मैंने, m इसमें क्या थे, रॉ थे, m रॉ थे इसमें, और n क्या था, कॉलम था, m था कॉलम। तो इस प्रकार से ये आप क्या कहलाएगी, इसे हम क्या बोलेंगे, तो ये आप कहलाएगी आपकी m बाई रॉ, सॉरी m बाई एन मैट्रिक्स बोलेंगे इसको हम। ठीक है, और इसके जो देखो मैंने अभी आपको बताया, इस सभी क्या कहलाएंगे, इसके एलिमेंट कहलाएंगे। तो जो एलिमेंट्स होते हैं वो इस प्रकार से एलिमेंट मैंने आपको बताया। देखो पहली रो की जो हमेशा जो एलिमेंट्स को हमें बताया था मैंने अभी, स्मॉल लेटर के द्वारा इसको इंडिकेट किया जाता है, नोटेशन दिया जाता है स्मॉल अल्फ़ाबेट के द्वारा। ठीक है ना। तो जैसे कि आप देखोगे पहली रो का पहला जो पहली रो और पहले कॉलम का जो पहला एलिमेंट है वो A11। ठीक है, पहला रो पहला कॉलम का A11। और इस प्रकार से देखोगे दूसरा रो, ये आपका R1, ये आपका R2, ये आपका R3। इस प्रकार से डॉट 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 आगे बढ़ाओगे, यहाँ पे आपका C1, ये आपका C2, ये आपका C3, और ये आपका C4, और ये आपका C5 एंड सॉरी C5 नहीं है। ठीक है, तो आप देखोगे जो आपका पहला रो है, तो पहला रो के लिए पहले रो सबसे पहले लिखते हैं रो वाली संख्या लिखेंगे, तो पहला रो और पहला कॉलम। ठीक है, ये आपका देखो यहाँ पे लिखेंगे पहला रो ये, और दूसरा आपका क्या है, ये दूसरा आपका कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा 1A12 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। टोटल यहाँ पे देख रहा हमने क्या माना है, यहाँ पे हमने माना है इसमें एन क्या माने, एन तो हमने कॉलम माने, और एम क्या माने हमने इसमें रो माने हुए हैं। ठीक है, टोटल हमने देखा, इस प्रकार से यहाँ पे निकाल सकते हैं ये चीज़। एक और बात मैं आपको बता रहा था, यहाँ देखिए कि इसमें देखो हम एलिमेंट्स कैसे निकाल लेते हैं। हम ये भी बता सकते हैं कि इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो आपको जैसे कि पता है इसमें आपके 3 कॉलम है और 3 रो हैं, तो आपको उसमें 3 बाई 3 का मतलब अभी होने को इसमें टोटल कितने एलिमेंट होंगे, 9 एलिमेंट होंगे। मतलब इन दोनों के रो और कॉलम के मल्टीप्लिकेशन से हम उस टोटल मैट्रिक्स के टोटल एलिमेंट्स को, मतलब उस आव्यूह के या मैट्रिक्स से टोटल एलिमेंट्स को भी हम बता सकते हैं कि उस आव्यूह में कितने एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। और इसको हम देखो अगर मतलब व्यापक रूप से इसको नोटेशन दिए दें, तो जो इस आव्यूह को हमेशा इस प्रकार से हम दे सकते हैं, A=AI J और M इंटू एन। चूँकि ये मैंने अभी आपको बताया था, इसके एलिमेंट को आई जे से द्वारा व्यापक रूप में, मतलब अगर हम जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो आई जे के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि ये M इंटू एन कोटि का मैट्रिक्स है, इसलिए पीछे हम लास्ट में लिख देंगे M इंटू एन लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या ये जो मैट्रिक्स बन जाएगी वो जो बन जाएगी M इंटू एन ऑर्डर की मैट्रिक्स बन जाएगी, जो कि पूरे एलिमेंट्स को शो करा रहा है आई जे। ठीक है, इसमें हम रख देंगे, ऐसे पहली पंक्ति का निकालना है तो पहली पंक्ति पहला रो का निकाल सकते हैं, A11 A22 डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स को यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि कोई भी मैट्रिक्स जो होती है उसको हम नोटेशन कैसे करते हैं। इसके बाद हम समझते हैं इसके एलिमेंट्स को कैसे नोटेशन देते हैं और इसके मैट्रिक्स को किस प्रकार से नोटेशन करते हैं। तो आपको बता दें इसका जो नोटेशन किस प्रकार से करते हैं। नोटेशन को मतलब किस प्रकार से इसको दर्शाया जाता है, उनके बारे में उनका निरूपण कह सकते हैं, कि कह सकते हैं आव्यूह और उसके तत्वों का निरूपण। हिंदी में कहें तो इस प्रकार से कह सकते हैं आव्यूह और उसके तत्वों का निरूपण। ठीक है, इसका मतलब ये है, इस यहाँ पे हम ये चीज़ें बतानी है हमें। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखो उसको हमेशा याद रखना कि जो नोटेशन किस प्रकार से देते हैं, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। किसी भी अवयव को जब आपको निरूपण करना है, इसको दर्शाना है, तो हमेशा याद रखना कैपिटल अल्फा, जो अंग्रेजी भाषा के जो अल्फाबेट होते हैं, उन अल्फाबेट के कैपिटल लेटर के द्वारा इन अवयव को दर्शाया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा से दर्शाया जाता है, तो आप कह सकते हो हमेशा, तो हमेशा में इनको
दर्शाया जाता है कैपिटल लेटर के द्वारा। ठीक है, ठीक है। तो अंग्रेजी भाषा की बड़े अक्षरों के द्वारा इसको दर्शाया जाता है। ठीक है, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट की कैपिटल लेटर द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है ना। अब बात करें तो अंग्रेजी भाषा के जो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट होते हैं, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट की कैपिटल लेटर के द्वारा आव्यूह को दर्शाया जाता है। ठीक है, किसको दर्शाया जाएगा, तो आव्यूह की बात की है हमने, ये आपकी आव्यूह की बात की है। तो आव्यूह को दर्शाया जाता है कैपिटल लेटर के द्वारा। ठीक है, अब इसके एलिमेंट्स की बात करें, मतलब इसके तत्वों की बात करें, तो इसके तत्वों को किससे दर्शाया जाता है, तो तत्वों को दर्शाया जाता है स्मॉल लेटर के द्वारा। इसके तत्वों को दर्शाया जाता है स्मॉल लेटर के द्वारा। ठीक है, तत्वों को स्मॉल लेटर के द्वारा दर्शाया जाता है, स्मॉल लेटर के द्वारा। ठीक है, ये आव्यूह को दर्शाया जाता है, आव्यूह की एलिमेंट्स जो होते हैं, जो तत्वों को दर्शाया जाता है स्मॉल लेटर के द्वारा। और जो टोटल जो मैट्रिक्स होती है, ठीक है, जो टोटल एलिमेंट्स का जो ग्रुप होता है, एलिमेंट्स का टोटल ग्रुप होता है, उसी को हम आव्यूह कहते हैं। तो आव्यूह को जो दर्शाया जाता है वो कैपिटल लेटर के द्वारा दर्शाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे कि कोई आपकी मैट्रिक्स है 2 5 3 4 2, ये आपकी एक मैट्रिक्स कोई मान के चलो ये 3 कोई मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को हम हमेशा ए मैट्रिक्स उधर दर्शा रहे हैं, और कोई दूसरी मैट्रिक्स है आपकी बी जो है, जो आप मान के चल रहे हैं 2 1 3 6 5 2 1 2 5, ये एक आपकी दूसरी मैट्रिक्स है, इसको हम बी मैट्रिक्स से दर्शाते हैं। तो हमेशा इनको दर्शाने के जो काम करते हैं उसको हम कैपिटल लेटर के द्वारा दर्शाते हैं। और जो कैपिटल लेटर जैसे कि यहाँ पे ए द्वारा दर्शाएंगे, यहाँ पे बी, मतलब इस कैपिटल अल्फ़ाबेट जैसे कि बात करें ए बी सी, किसी के द्वारा दर्शा सकते हैं इनको, ए के द्वारा, बी के द्वारा, सी के द्वारा, एंड डॉट 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 किसी भी लेटर के द्वारा हम यहाँ पे मैट्रिक्स को इंडिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करें स्मॉल को, हम तत्वों की बात करते हैं, तत्वों को हम कैसे दर्शाते हैं, स्मॉल लेटर के द्वारा दर्शाते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है, मैंने आपको बता दिया, देखो ये क्या होते हैं, आपके कॉलम होते हैं, ये क्या होते हैं, आपके कॉलम होते हैं, और ये क्या होते हैं, आपके रो होते हैं। ठीक है, तो मैं उस पहले एलिमेंट की बात करूं तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा A11, क्या लिखूंगा, इसको A11 लिखूंगा, क्योंकि ये पहला क्या है, रो है। ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका C3 है। ठीक है ना। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, तो मैं लिखूंगा इसको A11, क्यों करूँगा, क्योंकि जो मेरा पहला रो, पहले रो की संख्या लिखी जाती है, उसके बाद कॉलम की संख्या लिखी जाती है। इसी प्रकार से देखेंगे तो पहला रो है तो इसको लिखेंगे पहला रो A1, और दूसरा कॉलम है तो इसको A12 लिखेंगे इसको। इसी प्रकार से इसको लिखेंगे A13, क्योंकि ये पहला रो है और कॉलम कौन सा, तीसरा है। इसी प्रकार से यहाँ लिखे, देखो ये कौन सा दूसरा रो है तो इसे लिखेंगे A2। ठीक है, A2 और 2 1, क्योंकि पहला कॉलम है ये। इसी प्रकार से ये आपका दिख रहा है, ये आपको जो दिखेगा ये क्या है, आपका दूसरा तो रो है A2, और दूसरा कॉलम भी है, तो A22 लिखेंगे। इसी प्रकार से इसको लिखेंगे हम A23। ठीक है, क्योंकि ये आपका दूसरा रो है और तीसरा कॉलम है, तो इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी आप भी को हम यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि A=A11 A22 A। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आपका A11, और यहाँ पे आपको लिख लो A12 A13, और ये आपका A21 A22 A23, और ये हो जाएगा आपका A31, और ये हो जाएगा आपका A32, और ये हो जाएगा A33। ठीक है, इस प्रकार से हम इनके एलिमेंट्स को यहाँ पे दर्शा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से हम यहाँ पे दर्शा सकते हैं। तो ये हो जाता है आपका आव्यूह का एक फॉर्मेट। ठीक है, मैंने आपको थोड़ा सा कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो, ये इस प्रकार से हम आव्यूह को नोटेशन इसको दे सकते हैं, किसी भी आव्यूह को। ठीक है, हम आगे कंसेप्ट को चलते हैं।
अब जैसे कि एक एग्जांपल के द्वारा मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। जैसे कि एग्जांपल देख सकते हो कि उदाहरण जो आपका है, पुरुषों और महिलाओं की संख्या के संदर्भ में निम्नलिखित में से जानकारी का विवरण विचार करें। 3 कारखाने आपको दे रखे हैं, पहला कारखाना, दूसरा से दूर खाना और सॉरी पहला कारखाना, दूसरा कारखाना और तीसरा कारखाना। मैं इसमें जो श्रमिकों की संख्या दे रखी है वो आपको ये दे रखी है, जब पहले कारखाने में मैन वर्कर कितने हैं और वुमेन वर्कर कितने हैं। तो आपको 30, ये आपके जो पहला कारखाना, दूसरा कारखाना, तीसरा कारखाना, ये आपको दे रखे हैं 30, 25, 27। और वुमेन जो आपकी महिलाओं की संख्या इसमें जो दे रखी है वो आपकी 25 है, 31 है और 26 है। तो ये संख्या आपको यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, अब हमें जो बनाना है इसमें क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है 3/2 के मैट्रिक्स के फॉर्मेट में। इसको रिप्रेजेंट करना है मतलब इंडिकेट करना है इसको 3/2 के मैट्रिक्स में। ठीक है, मतलब 3/2 के मैट्रिक्स में हमें इसको दर्शाना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे दर्शा सकते हैं, तो आपको देखिए वैसे ही दिख रहा है 3/2 के मैट्रिक्स में इसको दर्शाना है। तो हम इन संख्याओं को हम इस प्रकार से इंडिकेट कर सकते हैं डायरेक्टली। हम क्या करेंगे, हम तो इन संख्याओं को आयताकार फॉर्मेट में डालना ही क्या कहलाएगा, आपका आव्यूह कहलाएगा। हमें मैट्रिक के फॉर्मेट में डालना है। तो आपको ये 30, 25 और 27, ये आपका 25, 31 और 26। तो इस प्रकार से ये आपकी एक आव्यूह का फॉर्मेट बन जाएगा। उसको हम लिख देंगे ए के बराबर लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपको हमें यही पूछ रहा था 3/2 के फॉर्मेट में बनाना है। 3 का मतलब इसमें 3 रो होने चाहिए और 2 मतलब कॉलम्स में 2 कॉलम होने चाहिए। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। इस जो आपके एलिमेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, मैंने जैसे कि एलिमेंट लिखे हुए हैं यहाँ पे, उन एलिमेंट्स को देखकर आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। इसी प्रकार से एक दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या क्या रखा है कि एक 3/2 का मैट्रिक्स का निर्माण करें जिनके तत्व दिए गए हैं। तो हमें अब की बार क्या करना है, 3/2 की एक मैट्रिक्स का हमें निर्माण करना है। इस बार हमें इसका क्या करना, फॉर्मेशन करना है, एक 3/2 का एक मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट करना है, जिसके लिए आपको फॉर्मूला यहाँ पे आपको दे रखा है, इसका मैं यूज़ करना है। इस प्रकार का इसका यूज़ करना है हमें। कहा गया कि Aij इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, मॉड I-3j, ये हमें दे रखा है यहाँ पे। हमें 3/2 का एक मैट्रिक्स फॉर्मेट करना है। तो हमें क्या करना है, जैसे कि आपको पता है कोई भी आपको मैट्रिक्स बनानी है, हमें बनानी क्या है, मैट्रिक्स बनानी है। मैट्रिक्स बनाएंगे कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि हमें 3/2 का एक मैट्रिक्स का मतलब कंस्ट्रक्ट करनी है। तो 3/2 की मैट्रिक्स के लिए आपको हमें उसके लिए एलिमेंट्स पता होने चाहिए, क्या उसके एलिमेंट्स होंगे। मैं जैसे कि आपको पहले बता दिया है कि पहले रो होगा कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। तो A11, A12, A21, A22 और A31 और A32, ये इसके एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं आपको अगर ना समझा तो मैं इस प्रकार से लिख दे रहा हूँ आपको कि यहाँ पे किसी भी आव्यूह को बनाने के लिए हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं, हमें क्या होना है, 3/2 की मैट्रिक्स बनानी, मतलब 3 रो होने चाहिए उसमें और 2 कॉलम। ठीक है, A1, A2 और A3, ये 3 रो हो जाएंगे हमारे पास और 2 कॉलम होने चाहिए। तो A11, A12 और A21, A31, ये हो जाएगा A22, A32। ये आपकी 3/2 का मैट्रिक्स बन के तैयार हो चुका है। अब हमें क्या है कि इनके एलिमेंट्स की वैल्यू निकालनी है कि A11 पर क्या आएगा, मतलब I की वैल्यू 1 रखेंगे, J की वैल्यू 1 रखेंगे, तो वैल्यू क्या मिलेगी, इस फॉर्मेट यहाँ पे हम डालेंगे, उन वैल्यू को पुट करेंगे, वहाँ से हम इन प्रत्येक एलिमेंट्स की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। जो कि आपको जो मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स निकालने का जो फॉर्म आपको दे रखा है कंसेप्ट, वो इसका सारा लेके हम यहाँ से इनके एलिमेंट्स की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे A11। ठीक है, सबसे पहले हम इन सारे फॉर्मेट की वैल्यू निकालेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो दे रखा है क्या क्या है, देखो Aij की वैल्यू हमें यहाँ पे जो दे रखी है, कितनी दे रखी है, हमें दे रखी है Aij इज इक्वल टू 1/2 और मॉड I-3j दे रखी है, मॉड I-3j, ये हमें इसकी वैल्यू दे रखी है, किसकी, Aij की। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हम एलिमेंट्स की वैल्यू निकालेंगे, A11 निकालेंगे। ठीक है, तो A11 निकालने का मतलब I की जगह 1, J की जगह 1। ठीक है, तो 1/2 यहाँ से निकालेंगे, I की वैल्यू निकालेंगे
1 माइनस 3 × 1 डालेंगे, पुट करेंगे वैल्यू, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे -2, जो कि देखो मॉड से जब भी वैल्यू निकलती है तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू निकलती है, तो हो जाएगा +2। ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 1 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से हम निकालेंगे A12 निकालेंगे। तो A12 निकालने के लिए क्या है, आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 1, तो आई की वैल्यू 1 करेंगे और जे की वैल्यू 2 पुट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, तो मिलेगा आपको 6 में से 1 चला जाएगा तो -5 मिलेगा, -5 मॉड से बाहर निकले तो 5/2 हो जाएगा, मतलब +5 निकलेंगे, +5 तो हो जाएगा 5/2। इसी प्रकार से निकालेंगे A21 निकालेंगे। अब A21 निकालने का मतलब है कि 1/2 हम निकलेंगे 1, सॉरी ए की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू आपकी 2 है, तो 2 माइनस के 3 × 1 हो जाएगा आपका। तो ये मॉड में रखा हुआ वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका कितना 1/2, और यहाँ से 3 में से 1 जाएगा तो हमें बचेगा -1, तो यहाँ से 1 निकलेगा, +1 निकलेगा, तो हो जाएगा 1/2 आपका। इसी प्रकार से यहाँ निकालेंगे A22 निकालेंगे, यहाँ पे एक वैल्यू रहेगी, A13 की वैल्यू निकालना रह गई। चलो मैं A13 की वैल्यू निकाल दे रहा हूँ। सॉरी सॉरी, 1 मिनट रुकना भाई। ये यहाँ पे हमें ये एलिमेंट्स हो गए हमारे। हमें क्या चाहिए था, 3/2 की मैट्रिक्स बनानी थी। 3/2 की मैट्रिक्स बनानी है हमें, जो बनानी है वो 3/2 की मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है ना, 3/2 की। तो यहाँ पे आपके A11, A21, A31 ये एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे आपके, A2 A12, A22 और A33, हमें ये एलिमेंट्स यहाँ पे निकालने हैं, A32। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखो A11 निकाल लिया है, A12 निकाल लिया है। ठीक है, अब हमें निकालना है A21 निकालना है, तो ये जाएगा 1/2, 1 माइनस 3, आई की वैल्यू 2 है तो 2 पुट कर देंगे, 1 मॉड ले लेंगे, यहाँ से निकालेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 1/2 का 1/2 ही रहेगा यहाँ पे। अब निकालेंगे यहाँ पे हम A22 निकाल रहे हैं, A22, तो इसका हो जाएगा 1/2, 2 इन -3 × 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा 1/2 इंटू 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, 4/2, इसका मतलब यहाँ पे आपको 2, यहाँ पे आपको 2 बचेगा यहाँ पे। इसके बाद से निकालेंगे हम A22 हो गया हमारा। अब हम निकालेंगे A31 की वैल्यू, तो A31 जब भी निकालेंगे तो A 1/2 तो हो जाएगा 2 माइनस के, सॉरी 3 माइनस के 3 इंटू जे की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 1, तो हो जाएगा 3 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 0 बचेगा, और 0 की यहाँ पे फिर आपकी वैल्यू टोटल ऑल जीरो हो जाएगी। इसके बाद हम निकालेंगे A32 निकालेंगे। A32 जब निकाल ले होंगे तो आपकी वैल्यू 1/2, यहाँ आपकी वैल्यू 3 हो जाएगी, यहाँ की वैल्यू, और 3 × 2 हो जाएगा आपकी वैल्यू, जो हो जाएगा आपका 6 में से 3 जाएगा तो आपका 3 बचेगा, तो 3/2 इसकी वैल्यू आंसर हो जाएगी। अब इन सभी वैल्यू को हम इस वाले इक्वेशन में यहाँ पुट कर सकते हैं। यहाँ आकर हम इन वैल्यू को पुट कर दें, हमने इसके अवयव को मान लिया था इसके बराबर। अब इन सारी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो वही हमारी क्या हो जाएगी, अवयव, जो कि हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो A11 की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, अभी 1 निकाली है तो 1 डाल दे रहे हैं। A12 की वैल्यू कितनी निकाली, तो 5/2, तो 5/2, 1/5/2 डाल दिया इसकी जगह। उसके बाद हमने निकाली थी A21 की वैल्यू आपकी ये है, जो कि 1/2 है, 1/2 डाल दी हमने इसकी वैल्यू। अब देखेंगे A22 की वैल्यू कितनी है, 2, तो यहाँ पुट कर दी हमने। इसके बाद से A31 की वैल्यू कितनी है, 0, तो 0 पुट कर दी यहाँ पे हमने। इसके बाद A32 की वैल्यू कितनी, 3/2, तो 3/2 यहाँ हमने पुट कर दी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज आंसर। हम आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। हम देखेंगे डिफरेंट टाइप की मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती है, जो आपकी जो अवयव होते हैं, अवयव के प्रकार के बारे में जानेंगे अब। ठीक है, तो अवयव के प्रकार हम देखेंगे अब, अवयव के प्रकार, इनके बारे में अब चर्चा करेंगे अब। ठीक है, ये कितने प्रकार के अवयव होते हैं,
इनके संदर्भ में कौन कौन से कंसेप्ट होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कॉलम मैट्रिक्स की। कॉलम मैट्रिक्स को बोले तो हिंदी में कहेंगे इसको स्तंभ आव्यूह, इसे कहेंगे स्तंभ आव्यूह। अब स्तंभ आव्यूह होती क्या है, तो आपको बता दें कि स्तंभ आव्यूह क्या होती है। स्तंभ आव्यूह की बात करें तो एक ऐसी आव्यूह जिसमें क्या हो, केवल एक कॉलम हो, क्या हो, एक एक कॉलम या क्षेत्र, मतलब कहने का एक स्तंभ हो, तो ऐसी आव्यूह को हम क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे ऐसी आव्यूह, एक ऐसी आव्यूह ऐसी आव्यूह जिसमें केवल केवल एक स्तंभ हो, एक स्तंभ हो। ठीक है, एक ऐसी आव्यूह जिसमें केवल क्या हो, एक स्तंभ हो, तो ऐसी आव्यूह को हम क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं, या इसको स्तंभ आव्यूह कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ग्रुप में देखें तो जैसे कि यहाँ पे देखो एक आव्यूह है आपकी कोई, इसमें कोई नंबर्स लिखा हुआ है 2 5 6, ये एक आपकी मैट्रिक्स है। ठीक है, इसमें दिख रहा है आपको एक ही क्या है, कॉलम दिख रहा है। इसमें रो तो कितने हैं, 1 2 3 रो है, मतलब आपकी 3/3 × 1 की आव्यूह, मतलब 3/1 की आव्यूह है। ये आपकी क्या है, 3/1 की आव्यूह है। लेकिन इसमें आपको दिख रहा है क्या है, कितने कॉलम है इसमें, तो एक कॉलम है। तो ऐसी आव्यूह को हम क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, कॉलम मैट्रिक्स हो गई। हम बाहर आगे बात देखेंगे, अब हम देखेंगे रॉ मैट्रिक्स। तो रॉ मैट्रिक्स मतलब सिंपल सी भाषा में इसको बोल सकते हैं, ये आपकी रॉ मैट्रिक्स का मतलब है कि आपकी इसे रॉ को क्या बोलते हैं, पंक्ति आव्यूह। तो आप किसे बोलेंगे, पंक्ति आव्यूह बोलते हैं, इसको बोलते हैं पंक्ति आव्यूह। ठीक है, मतलब एक ऐसी आव्यूह जिसमें क्या हो, केवल एक पंक्ति हो, एक ऐसी आव्यूह जिसमें केवल क्या हो, एक पंक्ति हो, तो ऐसी आव्यूह को क्या बोलते हैं हम, पंक्ति आव्यूह बोलते हैं, रॉ मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, एक ऐसी आव्यूह, ऐसी आव्यूह जिसमें केवल एक क्या हो, जिसमें केवल क्या हो, एक क्या हो, एक पंक्ति हो, एक पंक्ति मतलब रॉ। ठीक है, पंक्ति का मतलब रॉ हो। ठीक है, तो ऐसी आव्यूह को क्या कहते हैं, तो ऐसी आव्यूह को हम कहते हैं, ऐसी आव्यूह को हम पंक्ति आव्यूह या रॉ मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ग्रुप में जैसे समझो, कोई मान लो आव्यूह ए है, इसमें क्या है, केवल क्या है, एक ही पंक्ति है, 2 5 6। ठीक है, दूसरी आव्यूह मान सकते हो कोई और, 1 5 7। ठीक है, या फिर और भी कोई आव्यूह हो सकती है, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, 2 5। तो ये सारे आपको दिख रहे हैं, ये आपकी पंक्ति आव्यूह के एग्जाम्पल हैं। ये सारे के सारे पंक्ति आव्यूह हो सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, केवल एक ही पंक्ति है, केवल क्या है, एक ही पंक्ति है, और कॉलम कितने भी हो सकते हैं, एक ही पंक्ति इसमें देखने को मिलेगी। तो ऐसी आव्यूह को हम क्या बोल सकते हैं, तो ऐसी आव्यूह को हम बोलते हैं पंक्ति आव्यूह बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मतलब बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलेंगे हम क्षैतिज आव्यूह। क्या बोलेंगे इसको हम, क्षैतिज आव्यूह, इसको कहेंगे क्षैतिज आव्यूह, इसे कहते हैं क्षैतिज आव्यूह। अब क्षैतिज आव्यूह क्या होती है भाई, तो क्षैतिज आव्यूह होती है आपकी एक ऐसी आव्यूह जिसका क्या हो, जिसका विस्तार क्या हो, क्षैतिज में ज़्यादा हो। मतलब जो ऐसी आव्यूह जो क्षैतिज में ज़्यादा फैली हुई हो, मतलब क्षैतिज का मतलब लेटी हुई अवस्था में ज़्यादा फैली हुई हो, और लंबाई में थोड़ी कम कम फैली हो, तो ऐसी आव्यूह को बोलते हैं क्षैतिज आव्यूह बोलते हैं। ठीक है, या फिर हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं।
तो कह सकते हैं, अब देखो इस प्रकार की आप भी होगी ये, तो यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ मैं। जैसे कि मान के चलो 1 2 3 2 3 5, एक आपकी मैट्रिक्स है कोई, और ये मैट्रिक्स जो है इसमें आपको दिख रहा है इसका विस्तार किधर की तरफ ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे इसके एलिमेंट्स की संख्या इस साइड पे मतलब ज़्यादा है, मतलब इसमें आपको दिख रहा है इसमें पंक्ति की संख्या ज़्यादा है, सॉरी, कॉलम की संख्या ज़्यादा है और पंक्ति की संख्या कम है। कॉलम का मतलब ये आपके कॉलम दिख रहे हैं, ये आपके स्तंभ स्तंभ बोलते हैं, तो इनकी स्तंभों की संख्या इसमें ज़्यादा है जबकि पंक्ति की संख्या कम होती है इसमें। तो कैसी एक ऐसी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कैसी क्या कौन सी मैट पर आव्यूह होती है, या हॉरिजॉन्टल जो मैट्रिक्स होती है जिसे हम क्षैतिज आव्यूह कहते हैं, ये क्षैतिज आव्यूह किस प्रकार की आव्यूह होती है, तो इस प्रकार की आव्यूह होती है जिसमें क्या होता है, इसके जो स्तंभों की संख्या इसमें ज़्यादा होती है जबकि पंक्ति की संख्या इसमें कम होती है। ठीक है, एक ऐसी आव्यूह, एक ऐसी आव्यूह जिसमें जिसमें स्तंभों की संख्या, स्तंभों मतलब कॉलम की संख्या पंक्ति से अधिक हो। अधिक हो, ठीक है, तो ऐसी आव्यूह क्या कहलाती है, तो ऐसी आव्यूह कहलाएगी आपकी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाएगी, जैसे हम क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल के मैं आपको यहाँ पे लिखा ए बराबर जी आपकी जो मैट्रिक्स मैंने आपकी लिखी 1 2 3 2 3 5, ये इस प्रकार की आव्यूह, जिससे हम बोलेंगे क्षैतिज आव्यूह बोलेंगे। दूसरा आव्यूह मैं आपको लिख दे रहा हूँ 1 5 6, ये भी आपकी एक प्रकार से क्षैतिज आव्यूह है, इसका विस्तार आपको दिख रहा है क्षैतिज में ज़्यादा है, तो ये भी आपकी क्या है, एक क्षैतिज आव्यूह है। ठीक है, तो ये आप लोग इस क्षैतिज आव्यूह को समझ चुके होंगे। आगे हम देखेंगे, इसे हम ये अगली आव्यूह इसका नाम है वर्टिकल मैट्रिक्स बोलते हैं इसको हम, इसको हिंदी में बोलेंगे तो बोलेंगे ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। अब जो ऊर्ध्वाधर आव्यूह क्या होती है, तो कि ऐसी आव्यूह जिसमें जिसका विस्तार कैसे, अब देखो ऊर्ध्वाधर है तो इसका मतलब ये ऊर्ध्वाधर स्थिति में ज़्यादा फैली होगी, सिंपल सा फंडा है कि जो जिसका नाम से दिख रहा है उसी के उस स्थिति में ज़्यादा फैली होगी, तो ये इस प्रकार की एक आव्यूह है, इसका विस्तार यहाँ पे ज़्यादा होगा, इसमें क्या होगा, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है ये कैसी स्थिति में ज़्यादा फैली, तो ऐसी स्थिति में मतलब खड़ी अवस्था में ज़्यादा ज़्यादा फैली हुई है जबकि लेटी अवस्था में ये कम फैली हुई है। ठीक है, कहने का मतलब इसकी लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई इसकी कम है, सिंपल सा फंडा समझ सकते हो, जिसकी लंबाई ज़्यादा है तो इसको वो ऊर्ध्वाधर आव्यूह है, और इसकी चौड़ाई ज़्यादा है मतलब इसका मतलब वो क्षैतिज आव्यूह है। तो यहाँ पे हमने देखना इसके यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसके हम अगर लिखना चाहें तो एक ऐसी आव्यूह, एक ऐसी आव्यूह एक ऐसी आव्यूह जिसमें जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्ति से कम हो, स्तंभों की संख्या पंक्ति से कम हो, पंक्ति से कम हो, पंक्ति मतलब रो। ठीक है, तो ऐसी आव्यूह को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स कहेंगे, जैसे कहेंगे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहेंगे। ठीक है ना, अब हम आगे देखेंगे, अब आगे देखते हैं, इसका नाम है अगला, अगली जो मैट्रिक्स है उसका नाम है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, इसे कहते हैं वर्ग आव्यूह, क्या कहते हैं इसको, वर्ग आव्यूह।
अब ये जो है अगली जो आपकी इसका नाम है वर्ग आव्यूह। अब वर्ग आव्यूह क्या होती है, मतलब कि एक ऐसी आव्यूह जिसके जिसमें रो और कॉलम की संख्या कैसी हो, बराबर हो। इसमें रो और कॉलम, ठीक है, तो जिस आव्यूह में रो और कॉलम की संख्या कैसी है, बराबर होती है, तो ऐसी आव्यूह को हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। इसमें क्या होता है, रो और कॉलम की संख्या क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो इसमें रो मतलब पंक्ति, और कॉलम मतलब स्तंभ। रो और कॉलम मतलब स्तंभ की संख्या बराबर होती है। ठीक है, तो ऐसी आव्यूह को हम बोलते हैं वर्ग आव्यूह बोलते हैं, जिसमें क्या होगा, इसमें कॉलम और रो की संख्या आपस में कैसे होगी, बराबर बराबर होगी। जितने कॉलम होंगे उतने ही क्या होंगे, इसमें रो होंगी इसमें। ठीक है, तो ये जो आपको आव्यूह दिख रही है, इसमें आपको 3x3 की आव्यूह है। इसमें रो, जितने रो हैं उतने ही कॉलम है। तो ये आपकी क्या है, एक वर्ग आव्यूह है आपकी। दूसरा इस प्रकार से समझ सकते हैं कि 1 2 5 6, इसमें भी आपको देख रहा है कि 2x2 की आव्यूह। इसमें भी क्या है, रो और कॉलम आपस में कैसे हैं, बराबर बराबर हैं। तो ऐसी आव्यूह को भी हम क्या कहते हैं, ये आपकी सभी जो आपकी मैंने अभी आपको आव्यूह लिखी हुई है, ये दोनों ही आव्यूह क्या है, एक वर्ग आव्यूह का एग्जाम्पल है, मतलब जो वर्ग आव्यूह है। ठीक है, आगे बात करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब एक ऐसा, डायगोनल मतलब विकर्ण आव्यूह, इसको हिंदी में कहेंगे तो कहेंगे विकर्ण आव्यूह। ये आपकी होती है विकर्ण आव्यूह। ठीक है, विकर्ण आव्यूह। अब ये विकर्ण आव्यूह क्या चीज होती है भाई, तो विकर्ण आव्यूह की बात करें तो जो विकर्ण आव्यूह जो होती है, एक ऐसी आव्यूह जिसमें क्या होता है, मुख्य विकर्ण को छोड़ दिया जाए। मुख्य विकर्ण को छोड़ने के बाद जितने जितने भी उसमें एलिमेंट, वो अगर सारे के सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हैं, ठीक है, तो वो आव्यूह क्या कहलाएगी, आपकी विकर्ण आव्यूह कहलाएगी। ठीक है, जैसे कि ये मान के चलो कोई मैट्रिक्स मान के चली मैंने, यहाँ देखा 1 2 0 3 0 0 3 1 2 5, सॉरी 0 0 0। तो जो आपकी डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है कि इसमें क्या होता है, मुख्य विकर्ण को छोड़ दिया। वो मुख्य विकर्ण कौन सी होती है, तो ये वाली जो जो आर्म्स होती है, इस पे जो एलिमेंट्स होते हैं, इनको बोलते हैं आव्यूह की मुख्य। इससे हम आव्यूह को मुख्य विकर्ण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते, इस वाली रेखा पे जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम आव्यूह का मुख्य विकर्ण कहते हैं। इसको कहते हैं मुख्य विकर्ण। इसे क्या कहते हैं, मुख्य विकर्ण कहते हैं। इसे हम मुख्य विकर्ण कहते हैं। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, मुख्य विकर्ण क्या होती है, कौन सी होती है, तो मुख्य विकर्ण की बात करें तो जो आव्यूह है आपकी, एक ऐसी आव्यूह क्या होती है, एक ऐसी आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़ने के बाद बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे हो, जीरो होते हैं। तो ऐसी आव्यूह क्या कहलाती है, आपकी डायगोनल मैट्रिक्स या विकर्ण आव्यूह कहलाती है। ठीक है, मुख्य विकर्ण को छोड़कर, मुख्य विकर्ण को छोड़कर छोड़कर शेष सभी तत्व, शेष सभी तत्व शून्य हों, तो ऐसी आव्यूह क्या कहलाती है, आपकी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है, या फिर हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जो आव्यूह क्या कहलाएगी, आपकी विकर्ण आव्यूह कहलाएगी। इसमें क्या होता है कि मुख्य विकर्ण को छोड़ दिया जाए, बाकी सारे के सारे इसमें एलिमेंट जो देखने को मिलेंगे वो सभी के सभी जीरो देखने को मिलेंगे। तो जो आव्यूह होती है उसे हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, या फिर उसे विकर्ण आव्यूह कहेंगे। आगे हम देखते हैं अब स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है भाई, स्केलर मैट्रिक्स एक प्रकार की आपकी
जो हमने अभी पढ़ी इसका नाम है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह ही होती है, एक प्रकार से डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है स्केलर। हम थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा अंतर होता है इसमें। ये आपकी अदिश, इसको बोलते हैं अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह। ठीक है, तीन फॉर्मेट देखने को मिलेंगे अभी आपको, विकर्ण आव्यूह, स्केलर सॉरी विकर्ण आव्यूह, अदिश आव्यूह और आपकी एक और आने वाली है इकाई आव्यूह। ठीक है, इन तीनों का आपस में थोड़ा सा देखेंगे क्या फैक्टर है इसके बारे में। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, एक प्रकार की विकर्ण आव्यूह होती है। बस इसमें यही होता है कि जो विकर्ण आव्यूह के हमने जो अभी विकर्ण आव्यूह के जो मुख्य विकर्ण हमने देखे थे, उस मुख्य विकर्ण के एलिमेंट्स अगर सभी के मुख्य विकर्ण के एलिमेंट्स जो अभी हमने अलग अलग देखे थे, वो एलिमेंट्स अगर बराबर हो जाएं, ये एलिमेंट्स अगर हमने देखा था 1 2 3 अलग अलग एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, अगर ये वाले एलिमेंट्स सभी एलिमेंट्स अगर आपके सभी बराबर बराबर एलिमेंट्स हो, जैसे कि 2 2 2 सभी जगह लिखा हो या 3 3 3 लिखा हो, तो इस प्रकार के जो आव्यूह होती है उसको हम बोलते हैं अदिश आव्यूह बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं मैट्रिक्स बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं, तो विकर्ण आव्यूह के जिस विकर्ण आव्यूह के जिस विकर्ण आव्यूह के मुख्य विकर्ण के तत्व, ठीक है ना, मुख्य विकर्ण के, ऐसे लिखो मुख्य विकर्ण के सभी तत्व करो उसको, के सभी तत्व तत्व बराबर हों, तो वह अदिश आव्यूह कहलाती है। अदिश आव्यूह कहलाती है। ठीक है, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, आपकी अदिश आव्यूह कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल के समझ लो कि मान लो ये आपकी कोई आव्यूह है 3 0 0 3 0 0 0 0 3, ये आव्यूह आपको दिख रही है, इसमें तीनों के तीनों जो लेटर्स आपको दिख रहे हैं समान है, सेम है, तो ये आव्यूह क्या कहलाएगी, आपकी आपकी अदिश आव्यूह कहलाएगी। दूसरी आव्यूह एक और देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे 2 लिखा है, 0 0 2 0 2 0 0 0। ठीक है, तो ये भी आपकी क्या है, आपकी एक आपकी विकर्ण आव्यूह है। इसको हम दो दो 2 बाई 2 की, आपकी 3 बाई 3 की है, इसको हम 2 बाई 2 के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। ये सब 3 बाई 3 की आव्यूह आपकी आपकी इसको हम यहाँ पे 2 बाई 2 के सी आव्यूह मान के चल रहे हैं, ये आपकी हो जाएगी 2 0 2 0, ये आपकी 2 बाई 2 की आव्यूह है। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी आपकी ये आपकी अदिश आव्यूह बन जाएगी। ठीक है, अब आते हैं अगली, ये आपकी यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, ये भी इसको हम बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे इकाई आव्यूह, इकाई आव्यूह, या फिर इसको बोलते हैं, या इसको बोलते हैं तत्समक आव्यूह। ठीक है, इसको बोलेंगे तत्समक आव्यूह। अब ये तत्समक आव्यूह क्या होती है, इकाई आव्यूह तत्समक आव्यूह होती क्या है। अब देखिए ये क्या आव्यूह, ये आव्यूह कौन सी होती है, तो तत्समक आव्यूह क्या होती है, ये भी क्या एक प्रकार की आपकी विकर्ण आव्यूह होती है। यदि विकर्ण आव्यूह के जितने सारे जो हमने विकर्ण आव्यूह हमने देखी, तो विकर्ण आव्यूह के जो मुख्य विकर्ण के अगर सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इकाई हो जाए मतलब एक हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं आपकी यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं या इकाई आव्यूह बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट, चलिए। तो अभी बताया मैंने इकाई आव्यूह क्या होती है, इसे हम तत्सम का आव्यूह भी बोलते हैं।
तो एक ऐसी आव्यूह, एक ऐसी विकर्ण आव्यूह, एक ऐसी विकर्ण आव्यूह, एक ऐसी वर्ग आव्यूह, लिखो इसको वर्ग आव्यूह। हमेशा जो जो आव्यूह होती है वो वर्ग आव्यूह होती है। ये एक ऐसी वर्ग आव्यूह, आव्यूह जिसके जिसके मुख्य विकर्ण के मुख्य विकर्ण के मुख्य विकर्ण के सभी तत्व इकाई होते हैं। इकाई मतलब एक होते हैं। शेष सभी तत्व क्या होते हैं? शून्य होते हैं। शेष सभी तत्व शून्य हो, तत्व शून्य होते हैं। ठीक है, तो ऐसी आव्यूह क्या कहलाती है? आपकी यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगी, या फिर कहेंगे इसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे, तत्समक आव्यूह कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल को समझ सकते हो, जैसे कि ये आपकी कोई मैट्रिक्स इस प्रकार से हम लिख रहे हैं, तो 1 0 0 1 0 1 0 0 0। तो इस प्रकार से देख रहे हो कि इसकी जो मुख्य विकर्ण है, आपका जो मुख्य, इसकी आपका क्या होता है? मुख्य विकर्ण होता है। इसमें मुख्य विकर्ण के रूप में प्रत्येक एलिमेंट्स पर क्या है? एक एक लिखा हुआ है, इकाई लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आव्यूह क्या कहलाएगी? आपकी यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, इसको हम एक और 2 बाई, आपकी 3 बाई 3 की आव्यूह है। ठीक है, इसको हम 2 बाई 2 के आव्यूह के रूप में किसी भी ऑर्डर के क्रम में ले सकते हैं। ठीक है, तो 1 0 1 0, तो ये आपकी 2 बाई 2 की मैट्रिक्स में हो जाएगी जी। ठीक है, हम बात करेंगे अगले, जीरो या नल मैट्रिक्स क्या होती है? जीरो या नल मैट्रिक्स का मतलब है, सेम सिंपल सी भाषा में से बोलते हैं, शून्य आव्यूह बोलते हैं इसको। तो शून्य आव्यूह का मतलब ही यही है, शून्य आव्यूह। तो जैसे शून्य, या ऐसे हम कहेंगे, हिंदी में कह सकते हैं इसको शून्य या रिक्त आव्यूह कह सकते हैं। शून्य या रिक्त आव्यूह, रिक्त आव्यूह, शून्य या रिक्त आव्यूह। ठीक है, तो ये आपकी शून्य या रिक्त आव्यूह हो जाएगी। अब ये शून्य या रिक्त आव्यूह क्या होती है? तो एक ऐसी आव्यूह जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे हो? जीरो हो, तो वो आव्यूह क्या कहलाएगी? आपकी जीरो या नल मैट्रिक्स कहलाएगी। हम एक बार वो बता रहा हूँ, भूल गया। इधर देख लीजिए, जो आपकी जो यूनिट मैट्रिक्स होती है, इसको हमेशा आई से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉरी, इसको हमेशा कैसे इंडिकेट करते हैं? इसको हमेशा लिखते हैं आई से, लिखते हैं इसको हमेशा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमेशा आई से इंडिकेट किया जाता है। इकाई आव्यूह को हमेशा लिखते हैं आई से, लिखते हैं। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको हमेशा आई के द्वारा इंडिकेट करते हैं। हाँ, अब बात करेंगे इसको, जो जीरो या नल मैट्रिक्स होती है, और जीरो या नल जिसे बोलते हैं, शून्य या रिक्त आव्यूह बोलते हैं। इसके क्या होता है? इसमें इस आव्यूह के सभी तत्व क्या होते हैं? शून्य होते हैं। ठीक है, सभी तत्व शून्य होते हैं। ठीक, तो इस आव्यूह के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होंगे? शून्य होंगे, इसीलिए इसको कहा जाता है शून्य आव्यूह। ठीक है, इसे हम कैसे डिनोट करते हैं? तो इसे ओ से सूचित करते हैं, या फिर ओ से लिखते हैं, इसको सूचित करते हैं, ये डिनोट करते हैं। जैसे हम ओ बराबर लिखते हैं कि इसकी जो मैट्रिक्स के जो भी है, 0 0 0 0। ठीक है, या फिर इसको हम एक और लिख सकते हैं, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, तो ये सारी सारी क्या कहलाएगी? आपकी नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, अब हम देखेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये है, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपकी दो प्रकार की देखने को मिलेंगी, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है, एक आपकी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है। अब ये होती कौन सी है ये? तो कोई कोई भी एक ऐसी आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी एलिमेंट्स या मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी एलिमेंट्स अगर जीरो हैं,
ठीक है, तो ऐसी आव्यूह को हम बोलते हैं ट्रंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। मैंने क्या बोला, मुख्य विकर्ण के ऊपर के सारे एलिमेंट या मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे एलिमेंट्स। ठीक है, तो या तो ऊपर के होने चाहिए या फिर नीचे के होने चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार का जो आव्यूह का निर्माण होगा वो उसे हम बोलेंगे ट्रंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, या त्रिभुजीय आव्यूह कहेंगे इसको, इसे कह सकते हैं त्रिभुजीय आव्यूह। एक मिनट, इसे कहेंगे त्रिभुजीय आकृति, त्रिभुजीय आव्यूह। त्रिभुजीय आव्यूह। ठीक है, अब त्रिभुजीय आव्यूह होती क्या है, मैंने बताया कि जिस आव्यूह के मुख्य विकर्ण के ऊपर के एलिमेंट्स या फिर मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी एलिमेंट्स अगर शून्य है तो उसी आव्यूह को हम क्या कहेंगे, ट्रंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। देखते हैं, चलिए, तो ये आपकी ट्रंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी आपकी। ये दो प्रकार की मैट्रिक्स होगी आपकी। पहले सबसे पहले आपको लिख दे रहा हूं मैं, एक मिनट। तो ये क्या होता है, किसी वर्ग आव्यूह में, किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के, मुख्य विकर्ण के ऊपर या नीचे के सभी तत्व शून्य हो, शून्य हो तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो उसे त्रिभुजीय आव्यूह कहा जाता है। त्रिभुजीय आव्यूह, त्रिभुजीय आव्यूह कहा जाता है, कहा जाता है। अब ये आपकी दो प्रकार की देखने को मिलेगी। अब ये आपकी दो प्रकार की होती हैं, ये आपकी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी उच्च और एक होती है आपकी निम्न निम्न। ठीक है, लो और हाई। ठीक है, लो और बोलते हैं सॉरी अपर और लोअर बोलते हैं, सॉरी इससे बोलते हैं अपर, अपर और इसको बोलते हैं लोअर। अपर का मतलब जो है, अगर ऊपर की साइड की अगर जीरो है तो उससे बोलेंगे अपर, नीचे की साइड की अगर सभी एलिमेंट जीरो है तो बोलेंगे लोअर। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपकी एक आव्यूह लिखी हुई है 1 0 0 2 3 0 4 5 6। एक आपकी मैट्रिक्स का फॉर्मेट मैंने लिखा हुआ है, तो आपको दिख रहा है कि इसमें ये आपकी मुख्य विकर्ण हो जाएगी। मुख्य विकर्ण के ऊपर के सारे एलिमेंट इसमें जीरो हैं। ठीक है, ये मुख्य विकर्ण होगी आपकी, तो मुख्य विकर्ण के ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो ये क्या कहलाएगी, इसे कहेंगे हम अपर ट्रंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। जो उच्च त्रिभुजीय आव्यूह कहेंगे, इसे कहेंगे उच्च त्रिभुजीय आव्यूह, इसे बोलेंगे अपर ट्रंगुलर मैट्रिक्स, ट्रंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे इसको। ठीक है, इसी प्रकार से अगर नीचे की तरफ है तो उसे कहेंगे लोअर। 1 2 5 2 3 4 0 0 0। अब आपको दिख रहा है कि इस रेखा के, ठीक है ना, तो अब आपको दिख रहा है तो इसमें क्या है, इस मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो ऐसी स्थिति में से बोलते हैं लोअर ट्रंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, लोअर ट्रंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये यहां तक हो गया हमारा। अब हम देखेंगे सब मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो सब मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि उप आव्यूह से हिंदी में कहेंगे तो उप आव्यूह कह सकते हैं। उप आव्यूह मतलब ये आव्यूह में से ही निकाला हुआ भाग होता है, तो उसे हम कहेंगे उप आव्यूह। जैसे कोई आव्यूह रही होगी, मान के कोई आव्यूह आपकी ए है, ठीक है, इसमें आपके 5 1 4 2 3 5
6 7 8, मान के ये आपकी कोई मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में मैं मान के चला मैंने किसी इस अवयव की पहला रो पहली पंक्ति हटा दी, ठीक है, पहला रो पहली पंक्ति हटा दी, तो इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम कहेंगे इसकी इस अवयव का क्या कहेंगे, सब मैट्रिक कहेंगे, उपअवयव कहेंगे इसका, ठीक है। इसकी डिफरेंट टाइप से कितने प्रकार से हटा सकते हैं, तो इसकी मान के चलो इसका मैंने उपअवयव बनाया, तो उपअवयव मेरा मान के चलो उपअवयव क्या निकल के आ जाएगा, मैंने पहली पंक्ति पहला जोड़ उठा दिया तो आपका आ जाएगा 3 7 5 7 5 8, ठीक है, तो ये आपकी बन जाएगी, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इतना, ठीक है, सब मैट्रिक्स। तो जब किसी भी अवयव के या कितने भी कोई भी रो उठा सकते हैं, कोई भी कॉलम उठा सकते हैं, हो सकता है एक उठा दें, हो सकता है दोनों उठा दें, तो उसके द्वारा जो फॉर्मेट हमारे पास बचता है तो उसी को आप क्या कहते हैं, उस अवयव की उप अवयव कहते हैं उसको हम, ठीक है। अब बात करें ट्रांसपोज मैट्रिक्स की, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मतलब होते हैं परिवर्त अवयव, इसको हिंदी में बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं परिवर्त अवयव, परिवर्त अवयव, अवयव, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे परिवर्त अवयव मतलब ट्रांसपोज अवयव। तो ये ट्रांसपोज अवयव क्या कहती है कि एक यदि कोई भी अवयव है उसके कॉलम को रो में और रो को कॉलम में आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, क्या कर दिए, आपस में संगत, आपस में बदल दिया जाए, ठीक है। किसी, एक मिनट, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे किसी अवयव के, किसी अवयव के, किसी अवयव के पंक्ति को स्तंभ में, पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को, स्तंभ को पंक्ति में, पंक्ति में आपस में बदल दिया जाए, आपस में बदल दिया जाए, बदल दिया जाए, तो इस प्रकार बनी आवृत्ति क्या कहलाती है, ट्रांसपोज अवयव कहलाती है। इस प्रकार बनी अवयव, अवयव परिवर्त अवयव कहलाती है, परिवर्त अवयव कहलाती है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे इक्वल मैट्रिक्स की। इक्वल मैट्रिक्स का मतलब सिंपल सा फंडा ये है, यदि कोई दो मैट्रिक्स है, यदि दो मैट्रिक्स आपस में बराबर है तो इसका मतलब उसके एलिमेंट्स भी आपस में क्या होने चाहिए, बराबर भी, तभी समान होंगे जब उनके आपस में बराबर बराबर, मतलब उनकी जो एलिमेंट संगत तत्व हैं, जो संगत एलिमेंट हैं उसके, वो भी आपस में बराबर होने चाहिए, उस स्थिति में ये चीज संभव हो सकती है, ठीक है। तो दो अवयव समान हो सकती है, जैसे हम कहते हैं समान अवयव, हिंदी में कह सकते हैं, हिंदी में कहेंगे इसको समान अवयव, अवयव। आगे हम देखें तो दो अवयव समान हो सकते हैं, समान हो सकती हैं यदि, यदि कब हो सकती हैं, नंबर एक, वे दोनों समान क्रम में हो, वे दोनों समान क्रम में हो, समान क्रम में हो, और दूसरा, दूसरा आपका ये है कि दोनों जो अवयव हैं उनके संगत जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, दोनों अवयव के, दोनों अवयव के संगत तत्व
बराबर हों। बराबर हों, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका जब बराबर होगा, तो जो ये आपकी क्या है, समान अवयव हमने बताई कि इसमें क्या होता है कि दो अवयव जब समान हो सकती है, कब हो सकती हैं, यदि भी दोनों समान क्रम की हों, मतलब कि जो ऑर्डर है वो अगर सेम ऑर्डर का है तो वो अवयव कैसे हो सकती है, समान अवयव हो सकती है। दूसरी दूसरी स्थिति ये तब बन सकती है जब दोनों अवयव के संगत तत्व जो जिनको जो संगत करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट हैं वो आपस में कैसे कैसे वो बराबर हों, ठीक है। तब उस स्थिति आपकी इक्वल इक्वल मैट्रिक्स बन सकती है। जैसे कि मान लो कोई एक अवयव आपकी, ये आपकी 1 2 1 4, ठीक है। दूसरी अभी भी आपकी सेम टू सेम होनी चाहिए, मतलब इसकी जो एलिमेंट्स हैं वो सेम टू सेम होनी चाहिए, तभी आपस में ये इक्वल कही जाएंगी, अदरवाइज ये इक्वल नहीं कही जाएंगी, ठीक है। तो ये आपकी होगी, आपकी इक्वल मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। अब हम इसके कुछ ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे। अब हम देखेंगे कि ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स के साथ में हम किस प्रकार के ऑपरेशन यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो हम डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन यहाँ पे करते हैं, एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, तो उसके बाद कुछ मल्टीप्लिकेशन की ऑपरेशन भी करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, और ऑपरेशन को हम अगली क्लासेस में देखने का प्रयास करेंगे, कि हम किस प्रकार के ऑपरेशन के साथ में कर सकते हैं, एडिशन किस प्रकार से करते हैं, इसके साथ में हम सब्सट्रैक्शन किस पे करते हैं, मतलब जोड़ जोड़ कैसे करते हैं, इसका अवयवों का, दो अवयवों को किस प्रकार से जोड़ते हैं, ठीक है। दो अवयवों को आपस में कैसे घटाते हैं, दो अवयवों को आपस में गुणा कैसे करते हैं, इन डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन को हम अगली क्लासेस में लेके आएंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।